हर बड़ा बिजनेस कभी एक छोटी सी आइडिया से शुरू हुआ था। एक आइडिया जो किसी समस्या का हल बना और फिर एक स्टार्टअप बन गया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं लेट्स स्टार्ट दी स्टार्टअप शो। हमारे शो में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरें, नए आइडियाज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इंस्पायरिंग स्टोरीज। साथ ही हम बात करेंगे उन पॉलिसीज की जो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो की, और सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी स्टार्टअप न्यूज पर। चलिए पहली न्यूज पर हम नजर डालते हैं। देखिए, भारत में 10 मिनट हाउस हेल्प सर्विस देने वाले ऐप्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर हमारी पहली न्यूज आ रही है। अर्बन कंपनी, स्नैपडील और प्रॉन्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर फरवरी में 20 लाख से ज्यादा ऑर्डर लिए। हालांकि इस तेजी से बढ़ते बाजार के बीच उन स्टार्टअप्स के सामने मुनाफा यानी प्रॉफिट हासिल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब चलिए दूसरी न्यूज पर हम नजर डालेंगे। ट्रैक्सन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला सह संस्थापकों वाले ट्वेक स्टार्टअप्स ने 2025 में लगभग $1 अरब की फंडिंग हासिल की है। इसके साथ ही एक्विजिशंस यानी कंपनियों के अधिग्रहण में करीब 175% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये ट्रेंड दिखाता है कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिला उद्यमियों की भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है। चलिए अब अगली खबर। भारतीय उद्यमी अंजलि सरदाना ने अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना स्टार्टअप शुरू किया और कम समय में बड़ी सफलता भी हासिल कर ली। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन करीब $100 मिलियन तक पहुंच गई है। अंजलि की ये उपलब्धि युवा उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा बन रही है और दिखाती है कि सही आइडिया और मेहनत से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। अब अगली खबर। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में वित्त वर्ष 2026 के दौरान हायरिंग में 8 से 15% तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग से जुड़े रूल्स में टैलेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे साफ है कि आने वाले समय में टेक स्किल्स रखने वाले युवाओं के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। अब हम आखिरी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। भारतीय QSR स्टार्टअप बर्गर सिंह ने हाल ही में 82 रुपए करोड़ की नई फंडिंग जुटाई है, जिसके बाद कंपनी के वैल्यूएशन 520 करोड़ तक पहुंच गई है। ये निवेश ब्रांड के एक्सपेंशन, नए आउटलेट्स खोलने और मेट्रो के साथ साथ टियर 2 शहरों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये थी आज की स्टार्टअप वर्ल्ड की कुछ अहम खबरें। अब हम बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट, एक स्टार्टअप एक कहानी की ओर। तो देखिए, एक स्टार्टअप एक कहानी हमारा इस शो का सेगमेंट। आपको हम मिलवाएंगे इसमें एक ऐसे स्टार्टअप फाउंडर से जिन्होंने अपने आइडिया को एक सफल बिजनेस में बदलकर नई पहचान बनाई है। आज हमारे साथ हैं रजत मेंडिरट्टा और उनकी वाइफ सुकृति मेंडिरट्टा, जो पांडाज बॉक्स के फाउंडर हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें शो में लाने के लिए। जी, सबसे पहले सवाल तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि पांडाज बॉक्स एक्चुअल में है क्या, कैसे ये स्टार्टअप आपका शुरू हुआ और कॉन्सेप्ट जो इससे जुड़ा हुआ है वो क्या खास है, बाकी अगर हम बात करें कि बिजनेस से कैसे अलग बनाता है। ये क्वेश्चन रजत मैं ले लूं? हाँ, आप ले लीजिए। अच्छा, तो पैंडाज बॉक्स एक्चुअली एक कल्चरल टॉयज एंड गेम्स ब्रांड है जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। और ये ब्रांड शुरू करने में इसके पीछे मेरी अपनी पर्सनल जर्नी एज अ मदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब मेरा बेटा अर्जुन 3 साल का था, तो मैंने पाया कि जिन कहानियों और इंडियन वैल्यू सिस्टम के साथ हम बड़े हो रहे थे, वो सब अर्जुन के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरली अवेलेबल नहीं थे। वो वातावरण और जहाँ पे बैकग्राउंड में मंत्र बजते रहते थे, हम दादी और नानी की कहानियाँ के साथ अक्सर सोया करते थे, तो वो सारी वातावरण हमारे बच्चों के लिए बहुत नेचुरली अवेलेबल नहीं था। तो वहीं से पैंडाज बॉक्स की शुरुआत हुई। और आज हम रजत और मैं फेलो पेरेंट्स भी हैं और को फाउंडर्स भी हैं। तो हमने
इसी तरह पैंडास बॉक्स का जन्म हुआ। और पैंडास बॉक्स की एक छोटी सी पहल है जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों के साथ जुड़ सके, बहुत नेचुरल प्ले वे में। बिल्कुल। रजत जी, आपके बिजनेस की यूएसपी अगर मैं समझूं, क्या यूएसपी है इसकी? तो हमारा यूएसपी तो हम डिफाइन करेंगे कि हम केवल कल्चरल लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं एज अ ब्रांड। हम हमारे टॉयज जो हैं सारे स्क्रीन फ्री हैं, इंटरेक्टिव हैं और बच्चों को उनकी संस्कृति और उनके कल्चर के बारे में सिखाते हैं। तो हमारी यूएसपी तो यही है। बिल्कुल। मैम, चैलेंजेस क्या रहे शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूँ, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ? फंडिंग, टीम या मार्केट ट्रस्ट सबसे बड़ा एक चैलेंज था, या कोई और चैलेंज आपने फेस किया स्टार्टिंग टाइम में? हाँ, तो जब हमने 2022 में बिजनेस शुरू किया तब मैं सोलो फाउंडर थी। रजत ने मुझे 2024 में ज्वाइन किया, लेट 2024 में। तो तब जब 2022 में हम देखते थे कि हमने जब शुरुआत की बिजनेस की, तो मैंने एक कोवर्किंग स्पेस से बिजनेस शुरू किया। और एक उस टाइम रिमोट वर्किंग काफी पॉपुलर था। तो हम जब काम करते थे तो एक छोटी सी कंपनी थी जिसमें आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था ट्रस्ट का। तो जो नए एम्प्लॉयज हायर करना, वो हमेशा से एक टीम बिल्ड करना, एक कोर टीम बिल्ड करना जो बिजनेस का को पिलर्स की तरह खड़े होके आगे बढ़ा सके, वो सबसे चैलेंजिंग काम होता है। और आई थिंक हमने भी वही फेस किया। और तो पहले कुछ जो एम्प्लॉयज हायरिंग था वो काफी ट्रिकी और चैलेंजिंग था। सर, इसकी जो शुरुआत हुई वो बूटस्ट्रैप के तौर पर हुई या फिर पहले फंडिंग जुटाई गई? नहीं, हम बूटस्ट्रैप थे और इनफैक्ट अभी भी हम बूटस्ट्रैप हैं। तो हमने करीब 4 साल तक हम बूटस्ट्रैप रहे हैं। जब हम अभी शार्क टैंक पे गए थे तो हमें फंडिंग मिली है, जो अभी ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। तो होपफुली थोड़े टाइम में हम फंडेड स्टार्टअप होंगे, लेकिन अभी हम बूटस्ट्रैप्ड हैं। हम ये मानते हैं कि आप पैसे लेना किसी से आसान होता है। अगर आप कुछ अलग कर रहे होते हैं, कुछ नया कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं और आपको कहते हैं आप मुझसे पैसे ले लीजिए। लेकिन आपको पैसे तब लेने चाहिए जब एक आपको क्लैरिटी हो कि आप उस पैसों के साथ करेंगे क्या, सबसे पहले। और दूसरा, वो एक जिम्मेदारी है जब कोई आपको पैसे दे रहा है, क्योंकि आपको उसको एक्चुअली रिटर्न देना है। तो अगर आप खुद श्योर नहीं है या फिर आपको लगता है कि या आपको पता नहीं है कि आप उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे, तो पैसे मत लीजिए। जब तक आपको दिखाई नहीं देता कि मैं इस पैसे से क्या करूंगा जिससे कि ये बिजनेस 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाए, तब तक पैसे नहीं लेने चाहिए। तो इसलिए हम अभी बूटस्ट्रैप्ड है, लेकिन अब हम अपनी फंड रेजिंग और फंडिंग जर्नी शुरू करेंगे। मैम, आज के कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को दूसरों से कैसे अलग बनाते हैं? क्योंकि मार्केट में तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मंत्रास की ट्रेंडिंग, या फिर मैं टॉयज़ की ही मैं बात करूं, चाहे वो प्लास्टिक टॉयज़ हो गए। हालांकि आपके टॉयज़ मैंने देखे हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, उनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से लोग वो उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं बाकी प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ, कैसे ये अलग हैं उनसे? तो अंजलि जी, पहले तो हमारे प्रोडक्ट्स, जैसे रजत ने आपको बताया कि बोथ दे आर एजुकेशनल एज वेल एज एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम। सो वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस कल्चर थ्रू प्ले। मतलब प्ले वे में हम बच्चों को अपना कल्चर सिखाना चाहते हैं। तो आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स में हमारे इंडियन कल्चर की रिच झलक दिखेगी। पहला तो ये। दूसरा, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा टच एंड फील और उनकी डिटेलिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स 0 to 4 के लिए एज ग्रुप के लिए बनाए जाते हैं। तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सारे प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट करें और 0 to 2 एज ग्रुप के लिए बिल्कुल सेफ और नॉन टॉक्सिक हों। दूसरी चीज़ ये। और तीसरा, जैसे कि हमने बताया कि ये इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें टच एंड फील, साउंड क्वालिटी,
जो कंटेंट वो बच्चों को सिखा रहे हैं उसको ऑथेंटिक होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें हमारे प्रोडक्ट्स को हम दिल से और एज अ पेरेंट समझ कर बनाते हैं कि पेरेंट्स क्या सोचकर अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। बिल्कुल। मैम, अगर मैं बात करूँ इसके, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है हमारा पहले से स्टार्टिंग से ही ये हमारा फोकस रहता है कि हम इस एज ग्रुप पर टारगेट करेंगे। आपका जो टारगेट है, ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, वो कितने एज ग्रुप तक के बच्चे हैं, और साथ ही इसमें जो पेरेंट्स शामिल हैं, कौन सी सिटीज़ इसमें आप फोकस करते हैं? तो अंजलि जी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मैंने बताया उसमें 0 to 2 एज ग्रुप काफ़ी प्रोमिनेंट है बच्चों की। और वैसे हमारे प्रोडक्ट 0 to 4 एज ग्रुप के लिए बनाए जाते हैं। और उसके अलावा हम अभी काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट कैटेगरीज लेके आ रहे हैं, जैसे म्यूजिकल बुक्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, जिसमें हमारी एज ग्रुप बियॉन्ड 6 years भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स बच्चों अगर जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमारे टॉयज उनके लिए तब भी रेलेवेंट रहे, हम नए प्रोडक्ट्स कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम हमेशा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सर, आने वाले कुछ सालों में पांडाज बॉक्स को आप कहाँ देखते हैं? क्या पांडाज बॉक्स इस समय प्रॉफिटेबल है? तो हमारा जो गोल है और कोशिश है वो ये है कि हम इसको एक 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर की कंपनी बनाए अगले 3 साल में। और हम उस रास्ते पर काफी हमारे पास एक प्लान है जो हमें लगता है कि हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हम पिछले साल तक बिल्कुल 100% प्रॉफिटेबल थे। इस साल हम शायद से EBITDA ब्रेक इवन होंगे, छोटा सा लॉस होगा, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि हमने जान के थोड़ा इन्वेस्टमेंट करा है क्विक कॉमर्स के ऊपर, क्योंकि हम क्विक कॉमर्स पर लिस्ट होना चाहते थे और सारे में क्विक कॉमर्स पर अवेलेबल होना चाहते थे। तो इस वजह से वो एक प्री प्लान्ड तरीके से नुकसान है जिससे आगे हमें फायदा होगा। बिल्कुल मैम, ऐसा बिल्कुल। हाँ, मैं एक चीज और ऐड करना चाह रही थी कि रजत जो बता रहे थे कि हमारे लिए क्विक कॉमर्स में घुसना इसलिए बहुत जरूरी था बिकॉज हमारा प्रोडक्ट हमें लगता है कि बहुत मीनिंगफुल गिफ्ट है। तो जो पेरेंट्स खुद वो प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये प्रोडक्ट लास्ट मिनट बर्थडे ओकेजन्स के लिए, बर्थडे ओकेजन, बेबी शावर्स और ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स के लिए बच्चे पेरेंट्स और गिफ्टर्स यूज करते हैं। तो हम चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट लास्ट मिनट गिफ्टिंग के लिए भी अवेलेबल हो थ्रू क्विक कॉमर्स। बिल्कुल मैम, ऐसा स्टार्टिंग में क्या कोई टर्निंग पॉइंट आया, या फिर सर ने भी बताया कि अभी प्रॉफिटेबल पहले तक थे, पिछले साल तक थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, रीज़न भी हालांकि सर ने बताया है, तो क्या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जिसमें ग्रोथ में नई दिशा दी हो आपके बिजनेस को? ये मैं ले लूं? तो बिल्कुल हाँ सर। हाँ। तो आई थिंक जो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट हमारे लिए आया वो शुरू में ही था। करीब जब हमने शुरू करा था तो हमारा प्राइसिंग बहुत हाई थी, क्योंकि हमने सिर्फ 500-600 पीस बनाए थे। हमारा साउंड बॉक्स उस टाइम चाइना से आता था, बहुत महंगा था। तो उस वजह से हमारे टॉय की प्राइसिंग 1399 रुपए थी। तो हमने ये नोटिस करा कि ये कस्टमर्स को बहुत महंगा लगता है। तो हमने उसके ऊपर कॉन्शियसली काम करा, धीरे धीरे करके हम उसका प्राइस नीचे लेकर आए और वॉल्यूम बढ़ी और एफिशिएंसीज ऑफ स्केल आई। और हमने और चीजें करी, जैसे कि हम पहले एक डब्बे में डाल के भेजते थे जिससे उसका वेट बढ़ जाता था, तो उसकी हमें शिपिंग कॉस्ट ज्यादा लगती थी। हमने उसको डब्बे से बाहर निकाल दिया, तो उस वजह से कुछ सेविंग्स आए जो हमने आगे कस्टमर को पास ऑन करे। तो वो 999 की प्राइस रेंज के ऊपर आ गया। जैसे ही वो हुआ हमने देखा कि हमारी सेल जो है वो 2-3 गुना हो गई। सिर्फ प्राइसिंग मतलब जो जिससे कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी लगने लगा, जैसे ही वो पॉइंट आया तो हमारी सेल बढ़ गई। एक आई थिंक मेन टर्निंग पॉइंट वो था। तब हमें ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, ये एक बिजनेस बन सकता है। फिर उसके बाद आई थिंक जो नया टर्निंग पॉइंट अब आया है इस साल में, आई थिंक वो है कि हमने ये म्यूजिकल बुक्स लॉन्च करे हैं और स्टोरी टेलर्स लॉन्च करे हैं, और उससे एक सिग्निफिकेंट नई दिशा खुल गई है हमारे लिए और हमारी सेल भी बहुत बढ़ी है। और आई थिंक तीसरी चीज जो हमारे लिए हुई है वो, हम फरवरी में अभी शार्क टैंक गए थे, तो उससे हमें बहुत लोगों को हमारे बारे में पता चला है और उससे हमारे बिजनेस में एक नई स्पीड आई है, रफ्तार आई है।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी इनफैक्ट आपका वो जो शो था वो मैंने देखा था उसमें। एंड मैम, अगर मैं बात करूँ कस्टमर्स की, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट बाय वो कर रहे हैं तो कस्टमर्स और पेरेंट्स उनसे कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? कोई ऐसा वैल्यूएबल फीडबैक जो आपको याद हो अब तक की जर्नी में? तो अंजलि जी, बहुत अच्छा फीडबैक हमको रोज सुनने को मिलता है, और जिसकी वजह से हमारा प्रोत्साहन और बढ़ जाता है इस बिजनेस को और आगे लेके जाने का। तो बहुत सारे कस्टमर्स हमें फीडबैक देते हैं कि उनके बच्चे जो जैसे कि 0 to 2 एज ग्रुप में स्पेसिफिकली, कि बच्चे बहुत रोते हैं, तो मंत्रस की आवाज सुन के वो काम हो जाते हैं। और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं जिनको कुछ सोने में, जो रात को अकेले सोने में डरते हैं, वो अब जैसे हनुमान जी को सिराने रख और हक करके सो जाते हैं। उनको अब डर नहीं लगता है, जैसे बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाते हैं। और बिल्कुल। तो उसी तरह की आस्था और विश्वास की कहानियां हमें रोज सुनने को मिलती हैं। और जैसे कि कुछ बच्चे हम देखते हैं कि जो फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप स्टडी टाइम से पहले 2-4 मिनट पहले मंत्र उच्चारण करके, और उनका फोकस भी बेटर हो गया है। तो इस तरह की फीडबैक हमें बहुत प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सर, पांडास बॉक्स नाम के पीछे की क्या सोच थी? आपने जब ये नेम डिसाइड किया, उसके पीछे की क्या कोई स्टोरी रही जिसकी वजह से आप लगा कि नहीं, हमको अपने ब्रांड का ये नेम रखना चाहिए? जी बिल्कुल। तो जब सुकृति ने ये मुझे आइडिया बताया था कि मैं एक्चुअली, हमारा बेटा अर्जुन जब स्कूल में था तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसकी, तो उस समय उन्होंने उसको आई थिंक जन्माष्टमी की या हनुमान जयंती की कहानी सुनाई थी, जिसको सुनकर वो बहुत खुश हुआ था। और वो बड़े चाव से उसने कहानी सुनी थी और उसके बारे में सुना था। और सुकृति ने वो देखा था, और सुकृति ने देखा था कि वो कितना प्रभावित हुआ है। तो वो उसके दिमाग में था, और उस टाइम अर्जुन के पास एक प्लश मंकी था, जिसके साथ वो सारे में, मंकी सॉफ्ट टॉय था जिसको लेकर वो सारे में घूमता रहता था। तो सुबह वो हुआ, शाम को उसने वो मंकी प्लश टॉय देखा, और उसके बाद सुकृति ने 2 और 2 एक करा और कहा कि हम अ, जो है हमारी जो इंडियन डेटीज हैं उनके प्लश टॉयज क्यों नहीं बना सकते। तो जैसी सुकृति ने मुझे बोला था, तो मैंने उसको कहा था कि तुम पेंडोरास बॉक्स खोल रही हो ये, क्योंकि लोगों को बहुत आपत्ति हो सकती है कि तुम खिलौने बनाते हो भगवान के। तो ये सुनने के बाद सुकृति ने कहा कि मैं जो नाम है कंपनी का वो इसी के ऊपर रखना चाहूंगी, क्योंकि मैं ये हमेशा याद रखना चाहती हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और हमें इसके बिल्कुल। ऊपर बहुत ध्यान से जो भी बनाना है वो बहुत ध्यान से बनाना है, जिससे कि हम किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। हमारा काम है सिखाना, ना कि किसी को सेंटिमेंट्स को हर्ट करना। तो ये सोचकर उसके बाद वहां से पैंडास बॉक्स का नाम निकल कर आया था, चाइल्ड फ्रेंडली नेम निकाला था, और वहां से ये नाम निकल कर आया था, जो शार्क्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। बिल्कुल। तो क्या सर आगे सोचा है इस नेम को चेंज करने का? क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने कोई ऑफर भी दिया था आपको इस बारे में। तो हमने सोचा है, हमने डिसाइड अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन जो उनका फीडबैक था मेरे को लगता है कि वो एक तरीके से सही है, क्योंकि जो हमारी अपनी कहानी है वो हमारे लिए तो बोलती है, हमें तो समझ में आता है कि वो नाम बिल्कुल। क्यों है। लेकिन जो कस्टमर है उसको ये कहानी समझ में नहीं आती कि ये नाम क्यों है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल सही फीडबैक है, और हमें डिसाइड करना है कि हम नाम बदलना चाहेंगे या सेम नाम रखना चाहेंगे। ये आई थिंक अभी हम डिसाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगी कि मैम या सर आप दोनों डिसाइड करिए कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज के युवा जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या एक ज़रूरी सलाह देना चाहेंगे? कि क्योंकि आपने सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स भी आपके रहे हैं, कस्टमर ने आपको वैल्यूएबल फीडबैक्स भी दिए हैं, तो मैं चाहूँगी कोई ऐसी सलाह आप जो युवा जो आजकल स्टार्ट करना चाहते हो अपना स्टार्टअप, या जो प्लान कर रहे हों। तो सबसे पहला आई थिंक फीडबैक, और या मैं जो एक उन्हें सलाह देना चाहूंगा वो ये होगा कि जो जो स्टार्टअप जर्नी होती है वो बहुत लोनली होती है, क्योंकि अगर आप अकेले करते हैं तो आप
बॉस हो जाते हैं, लेकिन आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते कभी भी, ना वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं उस चीज को। तो अगर आप एक को फाउंडर ढूंढ लें या फिर एक ऐसा इन्वेस्टर पार्टनर टाइप ढूंढ लें, तो आपकी बहुत मदद होती है, क्योंकि आपको जो समझने वाला होता है एक इंसान हो जाता है जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर पाते हैं। तो आई थिंक सबसे पहला मेरा एडवाइस ये होगा कि अगर आप एक को फाउंडर ला सकते हैं अपने साथ तो जरूर लेकर आइएगा। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि लोग ना, जो उनका सोल्यूशन होता है ना, प्रॉब्लम होती है जिसका आप सोल्यूशन कर रहे होते हैं, उसीलिए आप एक बिजनेस खोलते हैं। तो जो अपने प्रॉब्लम है ना, उसके साथ प्यार होना चाहिए, सोल्यूशन के साथ प्यार नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोल्यूशन हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, आगे चल के आपको हो सकता है उस सोल्यूशन को चेंज करना पड़े, लेकिन प्रॉब्लम के साथ प्यार होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर मेहनत होनी चाहिए। तीसरा, मैं कहूंगा कि जो आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर आपको शुरू से ध्यान देना चाहिए। अगर आप 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं तो उसमें खर्चे काटकर आपको कुछ बचना चाहिए शुरू से, चाहे वो ज्यादा बचे चाहे कम बचे, लेकिन कुछ बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप शुरू से ही उस चीज के ऊपर फोकस रखेंगे तो आप डिसिप्लिन्ड होंगे खर्चा करने के बारे में। चौथा, मैं कहूंगा कि जो आप हायरिंग करेंगे वो बहुत ध्यान से करनी चाहिए। आपका बहुत समय आपकी फर्स्ट फ्यू हायर्स के ऊपर लगना चाहिए, और अगर वो सही ना हो तो उनको चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो पहले के 8-10 लोग आप रखें वो बिल्कुल आपके साथ जुड़कर आपके स्तंभ बने बिजनेस के। तो इसलिए एक स्टार्टअप फाउंडर का एक बहुत बड़ा काम होता है एक अच्छी टीम बनाना, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर सकते, एक कंपनी एक टीम बनाती है। राइट, और एक टीम की तरह काम करना होता है। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको रेजिलिएंट होना है। कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, लेकिन चलते जाना है, रुकना नहीं है। और जो लास्ट मेरा एडवाइस होगा वो ये होगा कि एक स्टोरी टेलिंग जो है ना, वो एक सुपर पावर होती है, और आपको कहानी बोलनी और अपनी कहानी समझानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इन्वेस्टर को, मीडिया को, सबको अपनी कहानी आपको समझानी होती है। तो अगर कहानी अच्छे से बतानी नहीं आती तो सीख लीजिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। बिल्कुल। तो मेरा एडवाइस ये होगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि मैम कम शब्दों में आपकी अगर कोई सलाह। मेरे हिसाब से आई थिंक रजत ने सब कुछ समराइज कर ही दिया है, तो मैं उनसे सहमत हूँ। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच मैम। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आपका बिजनेस और ऊंचाइयों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने अगले और आखिरी सेगमेंट पॉलिसी डिकोड की ओर। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें नई नीतियां ला रही हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन स्कीम की, जिसका उद्देश्य राज्य में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। प्रमुख पहलों में मुख्यमंत्री युवा विकास योजना, 5 लाख तक की सहायता और 100 करोड़ की सीड कैपिटल फंड की स्थापना इसमें शामिल है। देखिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता भी देते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो आखिरकार क्या हैं। इनोवेशन के लिए 50 लाख तक सपोर्ट और लोन्स पर 8% जो है वो सब्सिडी दी जाती है। स्टार्टअप ग्रोथ के लिए इंक्यूबेशन और मार्केटिंग पर मंथली अलाउंस भी इसमें मिलता है। महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों के लिए 150 डेडिकेटेड शॉप्स भी इसमें दी जाती हैं। ये इसकी खास विशेषताएं हैं। देखिए, और हैक एंड मेक 2026 पर जो फोकस है एआई, रोबोटिक्स और आईओटी पर है। वहीं विमेन लीड स्टार्टअप्स को 5 लाख तक डेट फंडिंग सपोर्ट भी इसमें दिया जाता है। वहीं स्टार्टअप एमपी पोर्टल, रजिस्ट्रेशन और स्कीम्स की वन स्टॉप इसमें प्लेटफॉर्म है। वो हम आगे बताएंगे कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपको बता दें कि इसकी पात्रता क्या है। कुछ और प्लेट्स भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, जिसमें ये आपको जानना जरूरी है कि आखिरकार इसकी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। योजना केवल मध्य प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप्स के लिए ही लागू है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आवेदक जो है वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। वही न्यूनतम 10वीं पास होना जरूरी है और उसकी जो एज है वो 18
से 40 साल की होनी चाहिए। परिवार पहले से इनकम टैक्स पेयर बिजनेस कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। किसी भी बैंक या डिफॉल्टर वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ ले रहे हैं तो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा कि एक बार से ज्यादा इसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं। केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर प्रोजेक्ट्स इसमें एलिजिबल हैं। ट्रेडिंग, व्हीकल्स, डेयरी और पोल्ट्री जैसे प्रोडक्ट्स इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे अगर आप मान लीजिए इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो। वित्तीय सहायता आखिरकार क्या दी जाएंगी इस योजना के जरिए, वो भी जान लीजिए जल्दी से। और देखिए, प्रोजेक्ट लागत 10 लाख से 2 करोड़ तक इसमें हो सकती है। 15% मार्जिन मनी सपोर्ट अधिकतम जो है वो 12 लाख तक दिया जाएगा। बीपीएल के लिए 20% तक सपोर्ट मिलेगा, अधिकतम 18 लाख है इसमें। वहीं 5% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी महिलाओं के लिए, खासतौर पर 6% और अधिकतम 7 साल का इसमें जो टाइम लिमिट है वो रखी गई है। लोन गारंटी फी सपोर्ट इसमें मिलता है, अधिकतम जो उसका जो टाइम रखा गया है वो 7 साल तक का रखा गया है। अब आपको बता दें कि आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि विशेषताएं हमने आपको बता दी इसके बारे में। अब देखिए, आवेदन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप करिए, किसी और दूसरी जगह से आप ना करें तो बेहतर रहेगा। आवेदन पूरी तरह फ्री है, इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं है। आवेदन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में सबमिट आपको करना होगा। इसके अलावा अपूर्ण आवेदन पर 15 दिन में सूचना भी दी जाएगी। मान लीजिए किसी तरीके से आप आवेदन पूरा नहीं कर पाते हैं तो सीए सर्टिफाइड डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी है इसमें। तो किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं ये आपने जाना। तो ये थी मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी, जिसका उद्देश्य राज्य में नए आइडियाज और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपके मन में स्टार्टअप से जुड़ा कोई सवाल या क्वेरी हो तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ आज के लेट्स स्टार्ट द स्टार्टअप शो में बस इतना ही।